हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। दोस्तों लास्ट टाइम पे जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया था वो कंटेंट पढ़ाया था सेट नंबर 1 और 2। सेट नंबर 1 और 2 में मैंने 50 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और कवर करने जा रहा हूं। और एक बार आपको याद दिला दूं, मैं 10/12/2024 का ये एग्ज़ाम पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें जो जो ज़रूरी कंटेंट्स हैं हम उनको देखेंगे। देखिए बेटा, लास्ट टाइम पे मैं ये कंप्लीट करा चुका था। 1 से लेकर मैंने 50 तक क्वेश्चन कवर करा दिए थे। ये यहाँ तक मैं कवर करा चुका था। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था। इसमें मैं सेट नंबर 2 तक मैं सॉल्व करवा चुका था यहाँ तक। अब आज जो चर्चा है हमारे पास में वो सेट नंबर 3 की होने वाली है। तो शुरू करेंगे बिना समय गवाए अपने वीडियो को। देखिए वर्ड है एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड का मतलब क्या होता है, आपको इसमें सिनोनिम बताना है वर्ड के अंदर। द पेशेंट एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हॉस्पिटल एट डॉन। पेशेंट जो है सुबह होते ही हॉस्पिटल से भाग गया, तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना है। फरार हो जाने के लिए वर्ड्स देख लिए, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्लीड अवे हरीडली एंड सीक्रेटली, चुपचाप से भाग जाना। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। कलेक्टेड एक्नॉलेज ऑफ द पेमेंट, पेमेंट की जानकारी निकालना, ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर, कोई पेमेंट की जानकारी निकाली जा रही है क्या, बिल्कुल नहीं। फेस्ड लैक ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ द नर्स, नर्स के सहयोग नहीं है, नहीं। लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर, दूसरों से कम्युनिकेट करना सीखना, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। चलिए एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ मेरे वॉइस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन सा लग रहा है वॉइस के अंदर। देख लेता हूँ आवाज़ मेरी। हाँ ठीक है, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए तो शुरू करूँगा मैं। इसमें लास्ट मैंने 51 करा दिया था, और अभी जो मैं चर्चा करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 52 की चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊं। अगर कभी डायरेक्ट नरेशन में कभी शैल आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय आप शुड का यूज़ करते हैं, या आप यूज़ करते हैं वुड का या आप किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। दोनों में से कोई एक यूज़ हो सकता है। बस शुरू हो जाइए। शैल दिया हुआ है, कुड आ रहा है, गलत हो गया फर्स्ट वाला। कुड आ रहा है, गलत हो गया सेकंड वाला। विल आ रहा है, गलत हो गया थर्ड वाला। शैल का हमने बनता है, शैल का शुड बनता है, और ज़रूरत पड़ने पे हम वुड भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। ज़्यादा विचार मत करो, बस याद रखिए कौन सा टेंस किस में बदलता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। एक और ज़रूरी चीज़, टुमारो का किस में बदलता है, द नेक्स्ट डे में बदलता है। चलिए तो जवानों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। और 53 पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि पहले इसका एक फॉर्मूला आप बना लीजिए अच्छे से। इसको याद रखिए फॉर्मूले को। कभी भी अगर आपके पास में इट इज़ टाइम आ जाए, इट इज़ टाइम के साथ में टी और टू आ जाए, इन्फिनेटिव आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, और फिर यहाँ पर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट मान लीजिए या नाउन मान लीजिए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ तक तो सेम रहेगा, इट इज़ टाइम तक तो। और इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए मैं क्या जोड़ूंगा, इसके अंदर फॉर जोड़ूंगा, फिर देन ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट के बाद में मेरे पास में टू आएगा, इसको चेंज करूंगा टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को लिख लेना ध्यान से। ज़्यादातर बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। कैसे सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पर इट इज़ टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पे भी टी दिया हुआ है, गलत है। यहाँ टी दिया हुआ है, गलत है। एक ही ऑप्शन है जो सारी चीज़ों को सेट कर रहा है, इट इज़ टाइम फॉर टी। टी क्या हो गया मेरे पास में, ऑब्जेक्ट हो गया। टू बी, अच्छा यहाँ पर हैव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो यही इसका आंसर है फाइनल। ठीक है, देखो बेटा, मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी। उसका रीज़न ये है कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड है। अगर मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन स्लो मोशन में सॉल्व करवा रहा हूँ तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बताइए। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी बेटा, तभी आप स्टेनो जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 1 घंटे के अंदर इंग्लिश के, और 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। अब आप देख लीजिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का है। अब आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले पैसिव वॉइस वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, वाज या वर आ रहा है, और इसके साथ में कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जब आप पेज एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो बस शुरू हो जाइए। यहाँ पे वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे देखिए वाज के साथ बीइंग आ रहा है, फोर्थ वाला गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करेंगे, इज बीइंग आ रहा है, ये भी गलत हो गया। वाज के साथ में आईएनजी आ रहा है, ये भी गलत हो गया।
और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेक्ड, जो कि सेकंड फॉर्म है। तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म चाहिए थी हमको। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 55 पर, और 55 के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। याद रखिए कि बिफोर से पहले आता है हैड प्लस V3, या फिर आता है कुड, और बिफोर के बाद में आती है हमेशा सेकंड फॉर्म। तो बिफोर दिया हुआ है बीच में, बिफोर से पहले कोड आ रहा है, ये ठीक है। बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म। ये हैज़ बीन है, ये नहीं होगी। लीव फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा। हैज़ लीव ये भी नहीं होगा। लेफ्ट सेकंड फॉर्म होती है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जवानों, चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 56 पर। और 56 में क्या मैटर दिया है, कैसे दिया है, समझना पड़ेगा आपको। बहुत आसान, बहुत बहुत आसान। पैसिव वॉइस में अगर शुड बी दिया गया हो तो एक्टिव वॉइस बनाते समय आपको चाहिए शुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट वन। शुरू हो जाइए, कहाँ पे मिलेगा, शुड बी पैसिव वॉइस है, ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में बनाना है आपको। R2 दिया हुआ है, गलत हो गया। शैल बी दिया हुआ है, गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ वाला देखिए, शुड बी दिया हुआ है, गलत हो गया। थर्ड वाले में शुड के साथ में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। बस यही वाला पार्ट बिल्कुल सही है, तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर, चलो। OMG, तो बेटा ये आ गया अब हमारा खतरनाक वाला टॉपिक, खतरनाक वाला पैराग्राफ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जम्बल्ड ऑर्डर दिया हुआ। तो इतना बड़ा टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी आपके लिए। अब आपको लगाना होता है ऑप्शन वाली ट्रिक। अब आप ऑप्शन में ये देखिए कि रिपीटेशन किस चीज़ का ज़्यादा है। सबसे पहली बात, आपके पेपर में ना रिपीटेशन वाली ट्रिक काम करती है। सर फोर्थ वाले ऑप्शन में एस आ रहा है, सेकंड वाले में एस आ रहा है, थर्ड वाले में एस आ रहा है, फर्स्ट वाले में आर आ रहा है, फर्स्ट वाला करो कैंसिल। तो सेंटेंस की शुरुआत में तो एस आएगा। सर एस के बाद में यू आ रहा है, ये बात कंफर्म है। सर एस के बाद में यू आ रहा है, ये बात कंफर्म है। सर एस के बाद आर आ रहा है, तो इसको करो कैंसिल। सिमिलर सिमिलर वालों को रख लेते हैं हम लोग, है ना। जो इवन इवन होते हैं उनको रख लेते हैं, ऑड को हटा देते हैं हम लोग। अब मैं पढ़ूंगा, अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा पूरा टॉपिक क्या दिया है। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, एस वाला पढ़ेंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोसेस अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ आर्ट्स विच नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। देखिए, आर्ट एक ऐसी कला है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं। आर्ट का मतलब ऐसे नहीं कि ड्राइंग व्राइंग कर देना। आर्ट में भी अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, और अलग अलग तरह का एक पूरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। अब आएगा यू आएगा। आर्ट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू द टू एरिया में बांटा गया है। एक फाइन आर्ट होता है सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर्स, और फिर क्या दिया हुआ हमारे पास में, म्यूजिक एंड पोट्री। एंड द अप्लाइड आर्ट, सेकंड क्या है, अप्लाइड आर्ट, पोट्री, वीविंग, मेटल वर्किंग, फर्नीचर मेकिंग एंड कैलीग्राफी। ये हो गया अप्लाइड आर्ट। तो पहले क्या आ रहा, फाइन आर्ट, बाद में क्या आ रहा, अप्लाइड आर्ट। अब एस के बाद में यू तो आ गया। अब ये देखना है कि एस के बाद में पी आएगा कि एस के बाद आर आएगा। तो देखो, पी वाले में क्या दिया हुआ है, अप्लाइड आर्ट दिया हुआ है, और आर वाले में क्या दिया हुआ, फाइन आर्ट। तो मुझे ये बताइए, फाइन आर्ट पहले आ रहा है कि अप्लाइड आर्ट पहले आ रहा है। अरे सर, पहले फाइन आर्ट की चर्चा थी, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हमारा। आर से ही सेंटेंस शुरू होगा। फाइन आर्ट इज कैटेगरीज्ड एज समथिंग दैट विच हैज ओनली एस्थेटिक एंड कंसेप्चुअल फंक्शन। फाइन आर्ट के अंदर क्या होता है, कंसेप्चुअल फंक्शन होता है और एस्थेटिक फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल है, सेकंड वाला ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर भी पूरा देखते हैं। अप्लाइड आर्ट्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू बी फंक्शन एज वेल एज ब्यूटीफुल। देखिए, अप्लाइड आर्ट के अंदर क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो प्रॉपरली फंक्शन करता हो, और ये बहुत सुंदर भी होता है। उसके बाद में आएगा टी में क्या बोल रहे हैं, 5 वाले में, इन 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में आर्टिस्ट बिगिन टू चैलेंज द एस्टेब्लिश नोशन ऑफ द आर्ट। आर्टिस्ट क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं और एक अच्छा सा आर्ट बनाते हैं, नोशन ऑफ द आर्ट करते हैं। ठीक है, 6 वाले पर आ जाइए। दे रिकॉग्नाइज दैट देयर वर्ड बिलोंग टू द हायर सोशल क्लासेस। उनको ये पता चलता है कि उनका जो काम है क्या है, बड़ी सोशल क्लास, हायर सोशल क्लासेस से जुड़ा हुआ है। हु हैड द वेल्थ टू परचेज आर्ट एंड लीजर टाइम टू एन्जॉय इट। उनके पास में क्या होता है, एक प्रॉपर टाइम होता है। देखिए, जो कला है ना वो गरीबों के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं अब आज के टाइम पर, पहले क्या होता था कि आपको आर्टिस्ट मिल जाते थे और आपका जो फोटो है वो बना देते थे पेंट ब्रश कलर से।
अब क्या हो गया है कि अब आजकल आप देख रहे हैं गरीब केवल चित्रों को देख पाता है, खरीद नहीं सकता। अब आजकल जो फ्रेम होती हैं वो लाखों में बिकती हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं और उनकी जो फोटो फ्रेम है, पोर्ट्रेट है, उनको खरीदते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है हमारे लिए बड़ी काफ़ी गंभीर सिचुएशन हो जाती है। तो सेंटेंस या टॉपिक के अनुसार बोला गया है कि ये जो कला है ये केवल किसके लिए कला है, केवल गरीबों के लिए, सॉरी अमीरों के लिए रह गई अब कला। अब मैं इधर पे बता दूं, अच्छा, द पेशेंट कुडंट सर्वाइव द इंजरी एंड स्कम्ड डैश डेथ, स्कम विद डैश। अरे ये जो चैप्टर आया है ये प्रपोजिशन से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में भी कौन सा प्रपोजिशन है? फिक्स्ड प्रपोजिशन है। तो बस याद रखिए स्कम्ड के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? TO2 आता है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, स्कम्ड टू। ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में क्या दिया हुआ है, कैसे करना है देखिए। 59 में आपको नरेशंस को सॉर्ट आउट करना है और बहुत आसान होने वाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में जाना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, अगर आपके पास में डायरेक्ट नरेशन में कैन दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन में कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज़ मेरे को यहाँ अप्लाई करनी है। मेरे पास में अभी कौन सी नरेशन दी हुई है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया हुआ, कुड दिया हुआ है। कुड से मैं किस में आऊँगा? कैन में आऊँगा। तो जो बाकी ऑप्शन है जैसे मे आ रहा है इसको साइड कर दीजिए, ये तो गया। अच्छा, सैड का हमेशा सैड होता है तो यहाँ हैड दिया हुआ है तो ये फर्स्ट वाला भी गया। थर्ड वाले में सेज दिया हुआ है, ये भी चला गया। सेकंड वाले में देखिए सैड का सैड है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा है। जो शी था वो आई में है। और कैन का कुड, कुड का कैन, ये हो रहा है। बिल्कुल सही है आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 60 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 60 किस तरह से काम कर रहा है? 60 वाले में भी देखो इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, डायरेक्ट स्पीच में जाना है। तो बस पहले तो देखिए कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है। हैज़ या हैव बीन अगर आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको हम चेंज करते हैं हैड बीन में। अभी क्वेश्चन में हमारे पास में हैड बीन दिया हुआ है, हमको किस में जाना है? हैज़ या हैव बीन में जाना है। तो बस इसको ढूंढना शुरू कर दिए कहाँ कहाँ पे कंटेंट पड़ा हुआ है। आर वेटिंग दिया हुआ है, गलत है। हैड वेटेड दिया हुआ है, ये भी गलत है। केवल वेटेड दिया हुआ है सेकंड फॉर्म, ये भी गलत है। और नेक्स्ट है हमारे पास में हैव बीन, तो हैड बीन किस में बदलता है? हैव बीन में बदलता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 61 पर आइए। 61 क्या बोल रहा है? देखिए ये आपको क्या पूछ लिया गया है? एक एडवर्ब फ्रेज पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल ना घबराएं, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए प्रॉपरली और आप इसको कर सकते हैं। देखिए वो क्या करता है, ओवर एंड डैश बीइंग हार्ड वर्किंग, ही इज़ थॉरोली ऑनेस्ट। तो क्या बोला गया कि बहुत ज़्यादा मेहनती तो है लेकिन इसके अलावा वो काफ़ी ईमानदार भी है। मेहनती के साथ साथ वो ईमानदार भी है। तो ओवर एंड अबव आएगा जिसका मतलब क्या होता है? से अधिक। क्या होता है? से अधिक, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं ओवर एंड ओवर करता तो इसका मतलब होता है बार बार। ठीक है, अगेन का मतलब होता है दोबारा, और एवर का मतलब होता है हमेशा। हमेशा नहीं होगा, कभी कभार। एवर, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर? कभी। अभी क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा प्रॉपर आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो जवानों बढ़ता हूँ। देखिए बेटा मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है, उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के अंदर स्लो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपका एग्ज़ाम फास्ट होने वाला है। तो मैं स्पीड को हमेशा फास्ट रखता हूँ अपनी। अगर आप मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। 101% आपका सिलेक्शन होगा। जो एग्ज़ाम के अंदर ब्रेन चाहिए, जितनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए उस स्पीड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मेरे को SSC एग्ज़ाम के अंदर, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के अंदर बहुत तरीके से हाथ लगे हैं। मुझे आइडिया हो गया है, हालांकि मैंने इसका प्री एग्ज़ाम भी निकाला है, मैंने इसका 3 टाइम प्री एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, लेकिन मेरा मेंस में कहीं ना कहीं मेरिट में दिक्कत रही मेरे संग में। तो मैंने जो गलतियां की वो गलतियां आप लोग ना करें। मुझे एक चीज़ समझ में आए कि केवल सिलेबस के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप केवल सिलेबस के पीछे दौड़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के दे रहा हूँ मैं। सिलेक्शन कब होगा? जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। यही एक फॉर्मेट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो प्लीज़ आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू करिए और मेरे साथ स्पीड पे बने रहिएगा। अगर आप मेरी स्पीड को कवर करेंगे तो एग्जाम डेफिनेटली आपका क्रैक होगा। एंटेनिम्स का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द आपको बताना है।
एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना यानी कि इंक्रीज कर देना। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, बोस्ट, लंबी लंबी फेंकना। लेसन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना। डिसलाइक का मतलब होता है नफरत करना, हेट। और एनरिच का मतलब होता है समृद्ध हो कोई, वेल्दी हो, ठीक है, वेल्थ हो किसी के पास, समृद्ध हो, वेल्दी हो। तो अभी मेरे को इंक्रीज का अपोजिट बताना है। इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा, लेसन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 पर आता हूँ। 63 में क्या दिया हुआ है, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ज़्यादा विचार ना करा करें आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए एक जो प्रॉपर टेबल है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में अगर आपके पास में हैज़ या हैव आ जाए तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आपको हैड का यूज़ करना पड़ता है, और अगर थर्ड फॉर्म दी हुई है तो इनडायरेक्ट नरेशन में भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। शुरू हो जाइए। हैव के साथ में फिनिश्ड है जो कि थर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। अब आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पर हैड टू दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पे हैज़ फिनिश्ड है, क्वेश्चन में हैव, आंसर में हैज़ नहीं। यहाँ पे वुड आ रहा है जो कि गलत है। हैड के साथ में कौन सी फॉर्म दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए 64 पर आते हैं। बेटा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा हुआ है, ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू। वह दुनिया का सबसे चालाक आदमी जिससे मैं आज मिला हूँ। देखिए कभी भी सेम डिग्री केस नहीं होता। देखिए क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मोस्ट को हटा देंगे और क्लेवरेस्ट अपनी जगह पर बना रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। सेम डिग्री केस कभी नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास में, टू गेट विंड ऑफ। टू गेट विंड ऑफ का मतलब क्या होता है, कम टू नो, पता लगना, किसी बात का लोगों के सामने उजागर हो जाना, लोगों के सामने वो बात का आ जाना, ठीक है, रिवील हो जाना। तो अभी क्या करना है हमारे पास में, फाइनल आंसर देखिए, टू गेट ऑफ, गेट इनटू डिफ़िकल्टी, परेशानियों के अंदर फंस जाना नहीं। टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, बीमारी से उभर कर आना, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद में टू स्केप सो दैट यू डोंट हैव टू पे, बचना ताकि आपको उसका भरजाना नहीं कर भरना पड़े। टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी को सुन लेना। दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, जो कोई सीक्रेट रखना चाहता हो, किसी के राज की बात है वो आप पहचान, आपको पता चल गया उसके बारे में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4। 66 पर आइए बेटा, ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है दिए गए सेंटेंस में। यू हैव सेड दैट, आपने कहा था, एज ही टुक मनी, कि उन्होंने जो पैसा लिया है, फ्रॉम यू मैनी टाइम्स, उनने कई बार आपसे पैसा लिया है। ही ओन्स यू 500 रुपीज़ ऑल टुगेदर, 5000 रुपीज़, और उसने कितने कितने पैसे हो गए हैं उसके पास में, अभी 5000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। तो ऑल टुगेदर से तो बढ़िया ये हो जाएगा कि आप बोलें कि टोटल कितना हो गया है, इन टोटल, ऑल टुगेदर नहीं। अब क्या हो गया है, इन टोटल कितना हो गया है उसके पास में, 5000 रुपये हो गए। तो मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए 67 पर आता हूँ। क्वेश्चन 67 में क्या दिया हुआ है, आपको बेटा सिनोनिम बताना है। वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है विन, विक्ट्री, जीत होता है, ठीक है। अच्छा, क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन करना, डिटरमाइन क्वांटिटी, यानी मात्रा के बारे में बताना कि कोई मात्रा कम है, कि कितनी क्वांटिटी में है कोई चीज़, ठीक है, क्वांटिटी को बता। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वैलिड करना। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में बता देना। और कॉन्कर का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, जीत होता है। तो अभी क्या चाहिए मेरे को, सिनोनिम चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 68 पर। तो जल्दी से जल्दी आप अपने आंसर को टिक करिए, क्या होना चाहिए। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बेटा जो मेरे प्रीवियस वॉकेब वाली जो शीट पड़ी हुई है, ये पेपर तो बाद में हुआ है, शीट मैंने पहले दे दी थी इसकी, उसी में से छप कर आ रहा है यार पेपर। अगर आप याद कर लेते तो हो जाएगा, याद नहीं कर पाते तो बैठे हुए हैं सो बैठे रहोगे। मैं तो साफ कह रहा हूँ, वॉकेब याद करनी पड़ेगी बेटा, कोई याद करने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं, कोई नहीं बैठने वाला आपके साथ में। आप सोचे कि सर जी मेरे साथ चलिए मेरा पेपर दे दीजिए, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है कि आपके कोई बड़े भैया बड़ी दीदी कोई चला जाओ पेपर दे आया आपका, नहीं। आप ही एग्जाम में बैठोगे, आप अपने भरोसे ही बैठोगे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठे हो। इसलिए अभी से याद करना चालू करिए। अच्छा, एमेचर का मतलब क्या होता है, शौकीन व्यक्ति, जो कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हेल्पर।
परफेक्ट का मतलब कोई चीज़ परफेक्ट हो। शेफ का मतलब आपको पता है मास्टर शेफ, कुक। और प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जो पैसों के लिए काम करता हो, ठीक है, वो पैसे दोगे तो वो काम करेगा। अमेचर का मतलब शौकीन व्यक्ति होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल, जो पैसे के लिए काम करता हो। 69 पर आते हैं, वर्ड है हमारे पास में इग्नोरमस। देखो आपने वर्ड सुना इग्नोर, इग्नोर का मतलब कैसा होगा, किसी को अनदेखा करना। यानी इग्नोर का मतलब आप कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या, बच्चा कैसा है, मूर्ख है, फूल, ठीक है। बच्चा अगर कोई मूर्ख होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इग्नोरमस बोलते हैं, या अज्ञानी कह सकते हैं आप इग्नोरमस को। अभी क्या करने वाले हैं, डिसिटफुल। डिसिटफुल का मतलब होता है छलिया, जो फ्रॉड हो। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, यानी कि फ्रिकल, जो बदलता रहता हो। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉशियस, इसका मतलब होता है अलर्ट, सजग। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। डड कह सकते हैं, डड, निन, कम, पोप, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड हैं, तो मेरे को वीडियो को लंबा नहीं करना, मेरे को सिर्फ उतना बताना जितना आपके एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 70 पर आते हैं। 70 में क्या दिया हुआ है, आई इट बिकेम अ नोन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। ये एक ऐसा फैक्ट है, जो ये फैक्ट सभी लोगों को मालूम है कि वो टेक्नो पार्टी के अंदर क्या करते हैं, एक ही जैसा म्यूजिक प्ले करते हैं और टेक्नो म्यूजिक बजाते हैं। तो मोस्ट नहीं होगा बेटा, क्या होगा इसका, मोस्टली प्लेड होगा। इस ये एडवर्ब वाला क्वेश्चन आ गया, ज़्यादातर। मोस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ये हो गया मोस्टली, ज़्यादातर। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में आया है, एडवर्ब चैप्टर का आया है। आपका आंसर कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, तो बेटा अब आ गया हूँ मैं कॉम्प्रीहेंशन पर, और जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लोज पैसेज के बारे में। तो देखते हैं। अर्थक्वेक रिप्रेजेंट अ हाईली कॉन्सिक्वेंशियल पेरिलियस कैटेगरी ऑफ डैश डिजास्टर। देखिए अर्थक्वेक जो है एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल, बार बार होने वाला, सीक्वेंस से होने वाला, पेरिलियस का मतलब होता है डेंजर, कैटेगरी है डिजास्टर, आपदा है। आपदा कहाँ से बताइए, क्या अनरियलिस्टिक है ये, अनरियलिस्टिक तो है नहीं है, ये तो रियल आपदा है। आर्टिफिशियल भी नहीं होता अर्थक्वेक, अननेचुरल, अप्राकृतिक नहीं होता, वो होता है नेचुरल। नेचुरल होता है, प्राकृतिक घटना है ये, ठीक है। These phenomena arise as the result of the several variables and result in the subsequent question। देखिए इसमें क्या होते हैं कि कई सारे परिणाम निकलते हैं, इसके कई सारे विभिन्न विभिन्न परिणाम हो सकते हैं, और इनका जो रिजल्ट है, वो इनका जो परिणाम होता है, आप लगातार देखते हैं, एक के बाद एक देखने को मिलता है आपको। An earthquake refers to the abrupt release of the accumulated strain dash energy dash within the earth crust। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, और यहाँ पर अगर क्या है कि कोई एनर्जी बन रही है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि लावा फूट रहा हो, या कुछ प्लेटें इधर उधर डिसबैलेंस हो रही हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, जमीन हिलने लगती है, और ये हिलते हिलते क्या हो जाता है कि पूरी पूरी सतह को ये कवर कर लेती है। तो यहाँ से इन्होंने क्या करना, इसने मूवमेंट करना शुरू किया, एनर्जी का अचानक से निकलना शुरू हुआ। लेकिन एनर्जी अगर कहीं बीच में रुक जाएगी, एनर्जी क्या हो जाती है, कहीं बीच में रुक जाती है, तो अब हम उसको क्या कहते हैं, उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे देखेंगे। क्या वो लाइट होती है, नहीं। क्या वो मिनरल होता है, नहीं। क्या वो मेटल होता है, नहीं। वो क्या होती है, एनर्जी होती है, जो अचानक से रुक जाती है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पर आइए। अब क्या होता है, यहाँ तक तो आ गया एनर्जी वर्ड। एनर्जी विद इन द अर्थ क्रस्ट लीडिंग टू सेस्मिक शेकिंग। अब उससे क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह होती है वो पूरी की पूरी मूवमेंट करने लगती है, हिलने लगती है। दैट प्रोपगेट्स आउटवर्ड। तो ये जो एनर्जी है जो यहाँ से निकली है, वो एनर्जी क्या करती है, बाहर की तरफ फूटने की कोशिश करती है, फ्रॉम द डैश। तो मिडल मैन नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट तो जा नहीं रही है, एनर्जी ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एपी सेंटर, भूकंप केंद्र। तो क्या होता है कि भूकंप केंद्र बन जाता है, और भूकंप केंद्र से एनर्जी ऊपर की तरफ को आती है, ठीक है। In essence, seismic activities refer to the abrupt displacement of the Earth's surface and commonly refer to the earthquake, tremor, trembler। देखिए क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की जो सतह है वो ऐसे मूवमेंट करती है, इस तरीके से या इस तरीके से, ऐसे हो सकता है या इस तरीके से। तो ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो जब इस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, अर्थक्वेक बोला जाता है। इसके और भी नाम है, ट्रीमर या टेम्बलर, ठीक है। अर्थक्वेक एग्जिबिट अ रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एकम्पास बोथ imperceptible tremor, catastrophic event capable of causing of urban devastation।
देखिए एक बात बताइए, अर्बन मतलब शहर में अगर नुकसान हो रहा है, शहर में अगर बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो ये छोटा नुकसान है कि बड़ा नुकसान है? क्या ये लिमिटेड है? नहीं, ज़्यादा हो गया। क्या ये छोटा नुकसान है? नहीं। क्या मिनिमल बिल्कुल ना के बराबर है? नहीं। ये क्या है? एक्सटेंसिव है, ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ूंगा। सेस्मेटिटी रेफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैन आल्सो अराइज एज अ डैश ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। इसमें क्या होती है? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इसके तरीके से ये दिखाई देता है। जो अर्थक्वेक है ना, वो किसकी वजह से होता है? सेस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, प्लेटों की सरकने की वजह से होता है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें वॉल्केनो निकलते हैं। वॉल्केनिक का मतलब क्या होता है? लावा। लावा भी फूट कर आ सकता है किसी किसी स्थिति में। तो क्या होता है? कंसिक्वेंस के साथ में कौन, कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? लावा बाहर आता है। मोर ओवर दीज फेनोमेना हैव डाइवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंस बोथ इंडिविजुअल एंड लिवलीहुड फिजिकल एसेट्स। ठीक है, तो दोनों होते हैं इसके अंदर। व्यक्तिगत भी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान भी होता है, फिजिकल नुकसान भी होता है। सो ऑप्शन नंबर वन विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है। कल नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 से हम आगे के लिए सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।